साथियों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टोटल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो बीजक किसकी रचना है। पहले हम पुस्तकों की बात कर लेते हैं। ठीक है, बीजक किसकी रचना है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए बीजक जो है ये कबीरदास की रचना है। किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है। इसमें एक ऑप्शन आपका तुलसीदास है। तुलसीदास की अगर बात करूं तो रामचरित मानस, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी आप जो है रामचरित मानस और रामायण में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। रामायण किसकी रचना है? वाल्मीकि जी की रचना है। ठीक है, वहीं अगर सूरदास की बात करूं तो सूर सरावली, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सूर सरावली, सूर सरावली किसकी रचना है? ये सूरदास की रचना है। ठीक है, सूरदास के पद, सूर सरावली, ठीक है, ये सब किसकी रचना है? ये सूरदास की रचना है। ठीक है, कबीरदास की जो रचना है उसको क्या कहते हैं? उसको बीजक कहा जाता है। ठीक है, देखिए बीजक के 3 भाग हैं। क्या क्या हैं? साखी, सबद और रमैनी। साखी आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, पहला ही चैप्टर है। ठीक है, साखी, सबद, रमैनी। ठीक है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लाहतारा वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? मगहर में। मगहर कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर में। इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। ठीक है, इनको ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? रामानंद से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न खेलों से संबंधित क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है ना, वो चुन चुन के लिया है। ठीक है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का खिताब जीता? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का खिताब जीता। अच्छा, इस बार जो 2024 में हुआ था ये 6वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 6वां संस्करण था। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब तक कुल 6 बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो चुका है। ठीक है, और बता दूं आपको जो है महाराष्ट्र ने इस खिताब को जीता, और जीतने के साथ जो है टोटल 158 पदक। अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र को कितने पदक मिले, तो टोटल 158 पदक महाराष्ट्र को प्राप्त हुए, जिसमें से 57 जो है गोल्ड मिले। ठीक है, और 45 से सिल्वर थे। ठीक है, और 53 जो है कांस्य पदक थे, ब्रॉन्ज मेडल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था। ठीक, अब बात किया जाए कि महाराष्ट्र अब तक कितनी बार जीत चुका है खेलो इंडिया गेम्स, तो टोटल 4 बार। 6 बार आयोजित हुआ है तो 4 बार जो है महाराष्ट्र जीत चुका है, और 2 बार हरियाणा जीत चुका है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किस प्रदेश के द्वारा किया गया? तो संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। ठीक, आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चन मैंने उत्तर प्रदेश से, कुछ नहीं मैक्सिमम लगभग कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से मैंने लिया हुआ है। ये यूपी पुलिस री एग्जाम आपका जो होने वाला है ना, उसको ध्यान में रखते हुए ठीक है प्रश्नों का चयन किया गया है। कुछ प्रश्न मैंने उत्तर प्रदेश से भी लिए हैं। तो संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किस प्रदेश के द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न 2024 किस नेता को मरणोपरांत दिए जाने की घोषणा की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला, तो ध्यान रखिएगा 2 लोगों को। किसको किसको? लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में एनिमल फिल्म के लिए किस एक्टर को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर को जो है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार प्रदान किया गया है फिल्म एनिमल के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में फिल्म एनिमल फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? रणबीर कपूर को दिया गया है। अगला प्रश्न ये भी खेलों से संबंधित है।
सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप यूपीपी की आप तैयारी कर रहे हो, अगर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूपीपी की तैयारी अगर आप कर रहे हो जो है, तो ये आपको ध्यान में रखना है जो यूपी के क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? उत्तर प्रदेश में कुल जो है 17 नगर निगम है, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है और 18 मंडल है। ठीक है, 17 नगर निगम और 18 मंडल। वर्ष 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 132। टोटल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा वर्ष 2024 में की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मथुरा। ठीक है, भगवान कृष्ण की नगरी है। ठीक है, मथुरा। मथुरा में बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। मथुरा में एक चीज और है, मथुरा रिफाइनरी जिसको बोलते हैं, तेल शोधक कारखाना मथुरा। ठीक है, ये भी फेमस से पूछा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना है जो है, राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला महिला सैनिक स्कूल जो है वो भी कहाँ है? वो मथुरा में ही है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? मैथिली का, ब्रजभाषा का, अवधी का, खड़ी बोली का? तो देखिए इसमें जो मैथिली भाषा है ना, मैथिली भाषा, मैथिली से संबंध किसका है? सीता जी का। हाँ, माँ सीता का संबंध कहाँ से है? मैथिली से है। ठीक है, मैथिल कहाँ पड़ता है? मैथिल ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, मैथिली जो भाषा है ये बिहार से संबंधित भाषा है। बाकी ये ब्रज भाषा आप जानते ही हैं, ब्रज से संबंधित है। अवधी जो है अयोध्या से संबंधित है। खड़ी बोली आप जानते ही हैं, हाँ, कानपुर इटावा। ठीक है, तो ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, लेकिन मैथिली जो भाषा है ये बिहार से संबंधित है, इसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। देखिए भोजपुरी तो बिहार में चला गया, ये तो होगा नहीं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में चला गया, ये भी होगा ही नहीं। गढ़वाली गढ़वाल की भाषा, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? बुंदेली बचा। तो बुंदेली जो है इसका राइट आंसर है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है बुंदेली। ठीक, अगला प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है ये 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में, 18 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 18 जुलाई 1893, ये आपको ध्यान में रखना है। 18 जुलाई 1893 में जो है श्याम सुंदर दास के द्वारा, किसके द्वारा? श्याम सुंदर दास के द्वारा जो है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के किस गांव को हर घर आरओ जल के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भरतौल। भरतौल गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके क्वेश्चन में तो है बरेली। हाँ, बरेली को जो है बांस बरेली के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, बरेली को बांस बरेली क्यों कहते हैं? कमेंट करके जरा बताइएगा। आप अगर यूपीपी की आप तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो जरा आप कृपया कमेंट करके बताइएगा जो है कि बरेली को बांस बरेली क्यों कहा जाता है, क्या कारण है। ठीक है, और बरेली से एक जीआई उत्पाद भी है, बहुत फेमस है, जरा बताइएगा क्या है वो। ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आर के विश्वकर्मा नाम ध्यान रखिएगा, आर के विश्वकर्मा जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है कि योग को अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया? ठीक है, योग को अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया? तो 2016, ध्यान रखिएगा, 2016 में जो है योग को अमूर्त सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटरेखा मतलब समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे जो मतलब सीमा किसकी सबसे ज्यादा है, किस राज्य की, कौन सा राज्य जो है समुद्र से सबसे ज्यादा लगता है? तो राज्य है गुजरात। अगर आपसे पूछा जाए कितने किलोमीटर है, तो टोटल है 1214 किलोमीटर है, ध्यान रखना है 1214। हाँ,
1214 आपको ध्यान रखना है, 1214 किलोमीटर जो है गुजरात की तटरेखा है, जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो नाट्य शास्त्र पुस्तक है जो है ना, ये किस बारे में है? ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में है। ठीक है, किसके बारे में है? शास्त्रीय नृत्य के बारे में है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में किस देश से शामिल किया गया है? मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये संविधान में शामिल किया गया है, तो इसको किस देश से उधार लिया गया है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है जापान से। जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये संविधान में शामिल किया गया। किसके संविधान से? जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अच्छा आयरलैंड से क्या लिया गया है? मेरे ख्याल से डीपीएसपी लिया गया है, सही बता रहा हूँ आपको ना? चलिए आप जरा कमेंट करके बताइएगा, अमेरिका से क्या लिया गया है, इंग्लैंड से क्या लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? बढ़िया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो मेरे भाई वो है जबलपुर। जबलपुर कहाँ पड़ता है? जबलपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है जबलपुर। ठीक है, नर्मदा नदी जहाँ बहती है। ठीक है, ठीक है, तो जबलपुर वो शहर है जहाँ मतलब जिस शहर से सबसे नजदीक से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ स्पर्श करती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है सूरजपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, सूरजपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है एक जिला पड़ता है सूरजपुर जो है, तो सूरजपुर छत्तीसगढ़ में जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा ये दोनों आपस में क्या करती हैं? एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। कोई कमी हो, कोई दिक्कत कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करके ऑल पे जरूर से क्लिक करना ना मेरे भाई, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सहयोग जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।